नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, आज हम लोग आपसे चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आपके बोर्ड पे लिखे हैं कि इतिहास को कैसे पढ़ें, ज़्यादा दिन तक कैसे याद रखें। तो ज़्यादातर जितने भी ऑफलाइन क्लास में या ऑनलाइन क्लास में बच्चों का प्रश्न रहता है, तो मैंने उनका जवाब देने का आज प्रयास किया है। सबसे पहले आप ये समझें कि इतिहास को कैसे पढ़ें कि ज़्यादा दिन तक याद रहे। तो क्या होता है, जैसे ही बच्चे इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करते हैं या स्नातक करके जब वो कंपटीशन की तैयारी करना शुरू करते हैं, तो उनको लगता है कि जल्दी हम पढ़ लें और हमारी तुरंत ही नौकरी लग जाए। ये सभी का रहता है और होना भी चाहिए, परंतु हम लोग उतना ज्ञान अर्जित नहीं करते हैं जितना कि कंपटीशन में आजकल मांगते हैं। और हम लोग जल्दी के चक्कर में थोड़ा थोड़ा हर क्षेत्र से पढ़ते हैं या हर सब्जेक्ट से पढ़ते हैं, उसके बाद पेपर देने जाते हैं, पता चलता है कि जो हमने पढ़ा था वो आया ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक आपने कहावत सुनी होगी कि 100 सुनार की एक लोहार की। आपको भी वही करना है। आप शुरुआत में क्या करें, आप शुरुआत में विस्तृत रूप से पढ़ना शुरू करें। हम मानते हैं कि चलो ठीक है, जो जल्दी जल्दी पढ़ रहा है उसको 6 महीने में वो पूरा सब्जेक्ट खत्म कर देगा, आपको 1 साल लगेगा। परंतु आप जो 1 साल में पढ़े हैं वो बहुत डीपली तरीके से पढ़े हैं और बहुत अच्छे तरीके से कहानी को समझते हुए पढ़ें, तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। जो इसने 6 महीने में समाप्त कर दिया, ये कहीं ना कहीं जल्दी जल्दी पढ़ा है, इसको थोड़े ही दिन में याद रहेगा, आगे फिर उसको उसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे आप एक ही इसी तरीके से समझें। अब जैसे क्या है, एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। मान लो कि यहाँ पे ये पानी यहाँ पे भरा है सब, और ये सबसे ऊपर इसकी कह सकते हो भूभाग है, यहाँ से इतनी मिट्टी है ये। अब क्या हुआ, ए को भेजा गया कि भैया पानी निकालना है, इसने खुदाई करना शुरू किया। मान लो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 18 किलोमीटर है या 18 मीटर मान लेते हैं, 18 मीटर। अब ए ने खुदाई करना शुरू किया और यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब 9 मीटर तक खोदा उसने, और उसने हार करके कहा नहीं यार पानी नहीं निकलेगा, है ही नहीं यहाँ पे। लेकिन इधर जो बी था वो लगातार खोदता ही जा रहा था, और ये लगभग मैं कह सकते हो 15 मीटर पहुँच चुका है। ये अभी खोद रहा है। अब एक को किसी ने बता दिया कि यार तुम गलत कर रहे हो, यहाँ पे पानी ही नहीं, मैंने बताया था। अब क्या होता है, ये दूसरी जगह जाके खोदने लगता है और फिर यहाँ से खुदाई करता है, पता चला 10 किलोमीटर या 10 मीटर फिर यहाँ पे खोदता है। लेकिन बी एक ही जगह पे लगा रहा और लगातार खोदता रहा। तो बताओ किसको ज़्यादा जल्दी सफलता मिलेगी? पक्की बात है कि बी को जल्दी मिलेगी। अब इधर देखो, ये 9 इधर खोदा था, 10 इधर, 19 खोद दिया। वास्तव में पानी कितने पे थे? 18, तब भी इसको पानी नहीं मिला, और ये 19 खोद के जो है पानी ले आया, ये 18 खोद के पानी ले आया। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आप लोग बार बार पढ़ने से बढ़िया है एक बार अच्छे से मेहनत करके पढ़ लें, जिससे कि आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपरी ऊपरी ज्ञान ले लेते हैं, जिसके चलते नहीं याद होता है। तो आज से आप क्या करें, आप जो है कोई भी जैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें। हम आजकल मान लो बात हम इतिहास की कर रहे हैं, तो इतिहास को आपने जैसे आधुनिक भारत पढ़ना शुरू किया, तो आधुनिक भारत में सबसे पहला चैप्टर है यूरोपियों का भारत में आगमन। अब आप यूरोपीय जो है भारत में आए क्यों, क्या कारण थे, इसके बाद में कौन सी कंपनी आई, क्यों उन्होंने क्या यहाँ पे काम किए, क्या परिणाम रहे, क्या दुष्परिणाम रहे, सब जब जानेंगे तो आपके अंदर रुचि आएगी, जानने की क्षमता और आएगी कि अच्छा ये हुआ था, तब तुमको इतिहास ज़्यादा दिन तक याद रहेगी। अब पता चला आपने पढ़ा यूरोपियों का भारत में आगमन, और सबसे पहले पुर्तगाली उसके बारे में 4 पॉइंट याद कर लिए, डच पढ़ा उसके बारे में 4 पॉइंट याद कर लिए, ब्रिटिश पढ़ा 4 पॉइंट याद कर लिए, तो उससे भैया काम होने वाला आपका नहीं है। इसलिए इतिहास को अगर आप जो है ज़्यादा दिन तक याद रखना चाहते हैं तो उसके तह तक जाकर उसको याद करिए। देखो 100% तो किसी को नहीं याद है कि पूरी इतिहास सभी को याद है, लेकिन उतना से जितना आप अगर डीपली पढ़ेंगे उतने से छोटे मोटे पेपर या कह सकते हो अच्छे लेवल के क्वेश्चन पेपर भी आपसे हल हो जाएंगे। तो पहली बात इसका जवाब यह है कि आप इसको क्या करें, डीपली पढ़ें और मन लगा के पढ़ें। दूसरा, वही मन वाली बात आ गई, तो कहता है कि इतिहास पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो आपने देखा होगा कि आपका मन किस में लगता है, तो आपने देखा होगा आपका खेलने में मन लगेगा, खाने में मन लगेगा, टहलने में मन लगेगा, पिक्चर मूवी देखने में आपका मन लगेगा। क्यों लगता है? उसके पीछे कारण ये है कि आपका मन इसीलिए लगता है क्योंकि आप उसमें जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं, कह सकते हो रुचि ले रहे हैं, और यही आप इतिहास में ले नहीं रहे। तो आपको मन लगाना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ था। आप इतिहास को इस तरीके से ना पढ़ो कि ये पेपर में आएगा हमें याद करना, नहीं। आपको जैसे मान लो आपने पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो जाने कि पृथ्वीराज चौहान कौन थे, उन्होंने ऐसा क्या काम किए, भारत के लिए उन्होंने क्या किया, या उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े थे, तब आपको मजा आएगी पढ़ते हुए। और हम लोग जब ऊपरी ऊपरी ज्ञान लेंगे तो उसमें मजा नहीं आएगी, तो उसको आपका मन कहाँ से लगेगा। और जैसे एक मतलब मान लीजिए आपके सामने 4
खाने के लिए कुछ रख दिया गया, 4 प्लेट कुछ खाने के लिए रख दी गई। अब क्या हुआ, आप सिर्फ देख लें कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, तो देखने में पता चला कि ना ये अच्छा लगे, लेकिन जब तक आप उसको खाओगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि ये स्वाद, इसका स्वाद अच्छा है, कि इसका स्वाद अच्छा है, कि इसका स्वाद अच्छा है। इसलिए आपको भी अगर मन लगाना है उसमें तो उसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, और जब पढ़ेंगे तो आपका धीरे धीरे मन लगने लगेगा। जैसे कि आपने देखा होगा जब आप छोटे बच्चे थे तो क्या था, आपके मम्मी पापा ने पहली बार जब आपको स्कूल ले गए होंगे, आप रो रहे होंगे खूब ज़्यादा कि हमें घर जाना है। दूसरे दिन आप जब गए तब आप इंतजार कर रहे हो कि समय लंच हो या जिस समय छुट्टी हो तो भगने प्रयास करोगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आपको स्कूल में मन लगने लगता है, और जब मन लगने लगता है तो छुट्टी वाला दिन भी जिस दिन होता है उस दिन कहोगे सर जी आज जो है स्कूल होता तो और अच्छा लगता है। घर में मन नहीं लगेगा, धीरे धीरे स्कूल में मन लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके पहले उसमें आपने उसको इंटरेस्ट ही नहीं लिया। धीरे धीरे जब आपने देखा स्कूल में पढ़ाया जाता है, खेल कूद कराया जाता है, डांसिंग क्लास होती है, स्विमिंग पूल वाली क्लास होती है, तो इस तरीके से जब ड्राइंग क्लास होती है तो उसमें आपका मन लगने लगेगा। तो इसके चलते आपको जब आप पढ़ेंगे लगातार, निरंतर आप पढ़ते रहेंगे, आपका मन 100% लगेगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। इसके बाद में तीसरा क्या है कि इतिहास में सन नहीं याद होते। तो देखो इतिहास में सन किस लिए नहीं याद होते, क्योंकि हम लोग सन पे जोर नहीं देते। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे मान लो आप पढ़ रहे हैं, मान लो बहादुर शाह जफर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बहादुर शाह जफर का शासनकाल आप याद कर लें, और इसके अलावा फिर अब इससे कोई भी क्वेश्चन बन जाए, जैसे जसुआ केटलर मिशन कब आया था, तो वो तो आपको याद हो जाएगा कि बहादुर शाह जफर के कार्यकाल में आया था, तो वहीं पे कोई आसपास का सन होगा। एक तो ऐसे याद कर सकते हैं। प्लस पूरे आपको सन पूरे तो इतिहास के नहीं याद रखने हैं, कुछ ही सन होते हैं जो आपको पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सन याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लगातार जो जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसका कार्यकाल पहले बात आपको पता होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण के तौर पे बताएं, अब जैसे हम कहते हैं अभी प्रधानमंत्री अपने वर्तमान में हैं माननीय मोदी जी हैं या नरेंद्र मोदी जी हैं। अब क्या होता है, अब यहाँ से कितने भी कोई क्वेश्चन बन जाए कि ये मान लो पूछ लिया जाए, कोई योजना पूछ ली जाए, तो आप तुरंत ही बता देंगे कि ये योजना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है। कैसे? तो आप तुरंत से समझ जाएंगे, क्योंकि कार्यकाल उनका वहाँ से 2016 से चल रहा है या 2014 से चल रहा है, तो ये आप तुरंत ही समझ जाएंगे। क्यों समझ गए? क्यों? क्योंकि आपको याद है कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री हैं। इसी तरीके से जैसे एक उन्होंने मान लीजिए अगर इतिहास की बात करें तो जैसे आपने सुना होगा शाह आलम द्वितीय, ये सब आम नाम सुने होंगे। अब इनका अगर आपको कार्यकाल पता है तो इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था या बक्सर का युद्ध हुआ था या नहीं हुआ था, ये आपको याद हो जाएगा। तुरंत ही बता दोगे हाँ भैया बक्सर का युद्ध हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि आपका सन इनको याद रहेगा 1760 से 1806। तुरंत ही आप बता दोगे कि शाह आलम, क्योंकि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो इससे कैसे चीज़ें आसान हो गई? क्यों? क्योंकि आपको शाह आलम द्वितीय का जो कि शासनकाल याद था। तो इस तरीके से भी आपको सन याद रखने में थोड़ी बहुत आसानी जाएगी। किस प्रकार से? अगला प्रश्न रहता है इतिहास को किन किन पुस्तकों से पढ़ें। तो देखो इतिहास तो 3 इतिहास भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्राचीन भारत, इसके बाद मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। मैं इन पुस्तकों के नाम लिखवाए दे रहा हूं। जैसे आप प्राचीन भारत की अगर बात करें, प्राचीन भारत, तो आप सौरभ चौबे और एस.के. पांडे, इन दोनों में से किसी एक की पुस्तक ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम मध्यकालीन भारत की बात करें, मध्यकालीन भारत की, तो आप आशुतोष कुमार सिन्हा की या एस.के. पांडे की, और इसी तरीके से अगर हम आधुनिक भारत की बात करें तो एस.के. पांडे या आप स्पेक्ट्रम ले सकते हैं राजीव अहीर की। तो ये आपके सामने इतिहास की पुस्तकें हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की। तो ये आपके पुस्तकें हैं। तो इसमें से आप कोई भी पुस्तक ले सकते हैं, आपके सामने ऑप्शन है। और जैसे प्राचीन भारत सौरभ चौबे और एस.के. पांडे में से कोई ले सकते हैं, मध्यकालीन भारत में आशुतोष कुमार सिन्हा और एस.के. पांडे में से कोई ले सकते हैं, और आधुनिक भारत एस.के. पांडे और स्पेक्ट्रम में से कोई ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया है। देखो कभी कभी बीच में ऐसा एक समय आएगा कि आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग आएगी, आपको लगेगा
कि हमें कोई चीज़ें याद नहीं हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं आप पे उस समय नेगेटिव थिंकिंग हावी होती है और उस समय हम लोग पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं। हमेशा आप पॉजिटिव सोचते रहें और निरंतर अपनी मेहनत पे भरोसा करते रहें। देखो, हो सकता है कि आप एक बार असफल हो जाएं, दूसरी बार असफल हो जाएं, तीसरी बार असफल हो जाएं, परंतु कहीं ना कहीं ये असफलताएं आपकी सफलता की सीढ़ी को और मजबूत कर रही होंगी और आपको सफलता के पास ले जा रही होंगी। इसलिए आप निरंतर पढ़ते रहें, प्रयास करते रहें। बाकी मैं आपको अपनी पंक्तियों के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूँ और इस वीडियो का अंत करता हूँ कि मैंने कभी लिखा था कि चारों तरफ अंधेरा होगा और गमों का साया होगा। क्योंकि देखो, ये पल जो है सभी के जीवन में आते हैं। जितने भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बच्चे कर रहे हैं कि चारों तरफ अंधेरा होगा और गमों का साया होगा, बिखरे होंगे ख्वाब तुम्हारे, हर किसी ने ठुकराया होगा। पीड़ाओं की नदियों में तुम मेहनत की नाव चलाओगे, खुद में उपजे प्रश्नों के खुद ही उत्तर बन जाओगे। उठकर चल देना फिर तुम, उठकर चल देना फिर तुम, धरती कम पड़ जाएगी एक दिन, तेरी मेहनत रंग लाएगी एक दिन, तेरी मेहनत रंग लाएगी। इन्हीं विचारों के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद।